स्टूडेंट्स आप क्लास 7th स्वागत है हमारी कक्षा संस्कृत विषय संस्कृत कक्षा में। संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत संस्कृत वाणी पुस्तक से व्याकरण भाग से वर्ण विचारः वर्णों के बारे में मैं आपको आज ज्ञान कराना चाहता हूँ। तो वर्ण जो है, वर्ण पर विचार करना है। सबसे पहले ये वर्ण होता क्या है ये मैं बताऊंगा आपसे। वर्ण की परिभाषा क्या है? तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको बांटा नहीं जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको कहते हैं ध्वनि। ध्वनि जो है एक भाषा की छोटी इकाई है जिसको विभक्त नहीं किया जा सकता, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। अब ये प्रश्न उठता है यहाँ पर कि ध्वनि क्या होती, ध्वनि कहाँ से आई? ध्वनि हमारे पुराणों में, वेदों में ऐसा लिखा है, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव, जिनको हम महादेव भी कहते हैं, उनके डमरू से एक नाद हुआ। नाद माने आवाज़, ध्वनि उत्पन्न हुई। जब उन्होंने डमरू बजाया तो उनके ही डमरू से नाद उत्पन्न हुआ और उसी नाद को हम ध्वनि बोलते हैं। और वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वही वर्ण कहलाता है। अब वर्ण की असली परिभाषा, जब हम ध्वनि को लिपिबद्ध करते हैं तो वह वर्ण बन जाता है। लिपिबद्ध ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा ये हो गई आपको। और ध्वनि को भी वर्ण कहते हैं। अब लिपिबद्ध ध्वनि को जब लिपि में बद्ध कर दिया जाता है, लिपि बना दी जाती है, तो वह वर्ण बन जाता है। तो बच्चों, ये आपको ध्वनि के विषय में बताया मैंने। वर्ण क्या होता है, वर्ण के बारे में बताया। आपको ज्ञान हुआ होगा कि ध्वनि कहाँ से आई, वर्ण कैसे बन जाता है, आदि आदि बातें। अब आइए आप अपने विषय पे। वर्ण जो संस्कृत में है, कुल 48 वर्ण होते हैं। 48 वर्ण। और इन वर्णों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, जो कि पहला है स्वराः, स्वर, व्यंजनानि, व्यंजन, और तीसरा है आपका आयोग बाहु। आयोग बाहु 3 भागों में व्यंजनों को, वर्ण को बांटा गया। अब इसमें 48 में सबसे पहले जो है आपका स्वराः जो बताया, स्वर 13 स्वर होते हैं। स्वर के भी 2 भेद, ह्रस्व स्वराः 5 होते हैं, दीर्घ स्वराः 8 होते हैं, जो कि आपके सामने स्लाइड पे हैं। आप ह्रस्व स्वर माने छोटे, इसमें कम छोटी आवाज़ निकलती हो, ध्वनि कम समय लेता हो। अ, ई, उ, री, र, ये कम समय लेते हैं। इनको हम ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये स्वर कहते हैं क्योंकि इनमें ध्वनि जो है कम समय में निकलती है। तो ये लघु हो गए स्वर। दीर्घ स्वर माने जो लंबा समय ले, कुछ अधिक समय ले। दीर्घ माने बड़ा, बड़े अक्षर जो होते हैं, बड़े वर्ण जो होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर 2 प्रकार के स्वर कहलाते हैं। ये 13 तो इसमें से आपके स्वर हो गए। इसके बाद में आता है व्यंजन, हम जिसको बोलते हैं व्यंजनानि। व्यंजनानि जो हैं वो 33 व्यंजन होते हैं। अब ये व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन के भी भाग हैं। व्यंजन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। एक है वर्गीय व्यंजनानि और दूसरे हैं अवर्गीय व्यंजनानि। वर्गीय व्यंजनानि में आपके वर्ग आते हैं। इसमें कवर्ग, कवर्ग में आता है क, ख, ग, घ, व। उसके बाद चवर्ग, च, छ, जा, झा, या। टवर्ग, टा, ठा, डा, ढा, णा, और ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा, मा। ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। इनको हम स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। इसके बाद में अवर्गीय व्यंजनानि। अवर्गीय व्यंजनानि भी, इसके भी 2 पार्ट हैं, अंतस्थ और ऊष्माण। अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्माण व्यंजन, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं।
या र ल व ये अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, कहे जाते हैं। ऊष्म में श खा सा हा ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों ये 25 वर्गीय और 28 अवर्गीय व्यंजन हुए, कुल मिला के 33 व्यंजन ये हो गए। 33 व्यंजन होते और 13 स्वर होते हैं, जो कि मिलकर के हुए 46। और 48 मैंने आपको बताया। तो 48 में दो क्या हैं, प्रश्न ये उठता है अब। तो दो जो हैं ये अयोग बाहो, अयोग बाहो दो हैं, जिसमें कि आपका बाहो दो होते हैं, मैं बता रहा था। इसके भी पार्ट होते हैं अनुस्वारा, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वारा में अंक की जो है एक बिंदी लगी होती है, आप लोग जानते हो, तो ये अनुस्वारा कहलाता है। अनुनासिक जो है चंद्र बिंदी होती है, इसमें ये देखिए चंद्र बिंदी होगी, ये अनुस्वार अनुनासिक कहलाता है। तो ये अनुनासिक हो गया। और एक होता है विसर्ग। विसर्ग में ये दो बिंदी नीचे ऊपर जो रखी हुई हैं, ये दो बिंदी ये विसर्ग कहलाती हैं। इनकी ये भी जब किसी वर्ण के बाद लगती है, लगता है तो उसमें हा की ध्वनि निकलती है। जैसे रामा हा निकला, बालका हा, विसर्ग जब लगा हा की ध्वनि इसमें निकलती है। तो ये अयोगवाह कहलाते हैं तीनों। अब इनके ये तो सब हो गया आपका। इसके बाद में अब ये 48 आपके व्यंजन हो गए, पूरे कंप्लीट हो गए। अब ये वर्ण मुख के किन किन अवयवों से टकरा करके इनकी उत्पत्ति होती है, उसके विषय में ज्ञान कराना चाहता हूँ। तो ये जैसे कि वर्णोच्चारण स्थानानि 8 स्थान हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णाम मुरः कंठः शिरस्थिता जिह्वा मूलम च दंतश्च नातिकौष्ठौ च तालुचा। तो ये इनके स्थान 8 स्थान बताए गए। अब 8 स्थानों के मैं आपको कौन कौन से वर्ण किस किस स्थान से निकलते हैं उनके विषय में आपको मैं ज्ञान कराऊंगा। तो ये देखिए आपके सामने है वर्णाः और उत्पत्ति स्थानानि। तो ये वर्ण जो है सबसे पहले आप देखिए कंठ से उत्पन्न होने वाले उत्पत्ति स्थानानि, यह कंठ है ऊपर वालों का, छोटा आ, बड़ा आ, का, ख, ग, घ, व, हा और विसर्ग, ये कंठ से निकलते हैं ध्वनि। इनको इसलिए कहलाता है, ये कहलाते हैं कंठ्य वर्णानाम। इनका अर्थ इनका हो जाता है कंठ के स्थान से निकलने वाले वर्ण जो हैं वो कंठ कहलाते हैं। अब इसके आगे जो है आपका है छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, या, श, ये तालु से निकलते हैं, इसलिए इनको तालव्या तालव्या वर्ण की संज्ञा दी जाती है। तालु से, क्योंकि जब हमारी जवान जीव जो है जिन जहाँ से टकरा करके जिस शब्द की उत्पत्ति करती है उसी की संज्ञा उसको दी जाती है। तालु से टकराती है जब कोई जीव, उससे निकल करके कोई वर्ण निकलता है वो तालव्य कहलाता है। रि रि ट ठ ड ढ अण र श मूर्धा, ये मूर्धा से जब जबान हमारी टकराती है उनसे इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे रीढ़ की ध्वनि उत्पन्न हुई री ट ठ ड ढ अण र अशा, ये मूर्धा से टकरा करके जब जिह्वा निकलती है तो उसको कहते हैं मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य वर्ण। इसके बाद में है ल त थ द ध न ल स दंताः, दंतयः कहलाता है। इनसे हमारी जबान जो है, जीव जो है हमारी दांतों से टकरा करके इन वर्णों को उत्पत्ति करती है, तो ये उसी के स्थान कहलाते हैं, दंतयः कहे जाते हैं। अब बच्चों इसके बाद में है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प फ ब भ म। अष्टौ माने होठ, ओष्ठयः इसको दिया गया संज्ञा, ओष्ठयः कहा जाता है। तो ये वर्ण जो हैं ये ओठ से निकलते हैं, इसलिए इनको ओष्ठया संज्ञा दी गई, ओष्ठया कहा गया। अगला है व त्र व या अण न म, ये नासिका, ये नाक से ध्वनि इनकी वर्ण निकलती है, ध्वनि निकलती है, तो ये नासिका और कंठ दोनों से मिलकर के आती है, तो इसको कहते हैं नासिक्य वर्ण, ये नासिक्य वर्ण कहे जाते हैं। ए ऐ कंठ और तालु दोनों से निकलने वाले वर्ण ए ऐ है, कंठ तालव्या इनको कहा जाता है। ओ औ को कहा जाता है कंठोष्टवम, कंठोष्टयः कहा जाता है इनको। कंठ और ओठ दोनों से मिलकर के निकलते हैं तो इनको कहा गया कंठोष्टयः। वा जो है दंत और ओष्ठ से निकल बना, इनको कहा गया दंतोष्ठयः। अनुस्वार जितने भी हैं वो नासिका माने नाक से निकलने वाले वर्ण हैं, इसलिए इनको नासिक्यः कहा जाता है। तो इन आपको वर्णों के बारे में, उत्पत्ति स्थान के बारे में बताया और इनको क्या कहा गया। जैसे मूर्धन्य वर्ण अगर पूछा जाए आपको कहाँ से निकलता है, मूर्धन्य मूर्धा से टकरा करके निकलता है, और ये होते हैं री री टा ठा डा ढाणा और रा या श। और दंत से पूछा जाए दंत वर्ण कौन से हैं, तो आप लिखेंगे ल त थ द ध न ल और सा।
इस प्रकार से कोई भी पूछा जा सकता है कि ओष्ठ वर्ण का आप वर्णन करें। ओष्ठ के में जब पूछा जाए तो ऊ बड़ा ऊ, पा फा बा भा मा लिख देंगे। नासिका वाले जो होते हैं वो आपका ये पंचम होते हैं, कवर्ग के पंचम वाला जो वर्ण होता है ये नासिका से निकलने वाले वर्ण होते हैं, नासिका और कंठ से, तो ये नासिक के वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार से वर्णमाला के अंतर्गत मैंने 48 वर्णों का आपको विस्तार रूप से आपको वर्णन बताया और कहाँ से किस स्थान की किस वर्ण की उत्पत्ति होती है उसके बारे में आपने जाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय है वर्ण विचार वाला, इसको आप अवश्य याद रखेंगे क्योंकि ये आपके आगे भी कार्य आएगा। कभी भी पूछा जा सकता है कौन सा वर्ण कहाँ से निकला, वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, स्वर क्या होता है, इन सब के विषय में मैंने विस्तार से आपको ज्ञान करा दिया। अब यहीं पर मैं विराम लेता हूँ और आप आगे इसको ठीक से देखेंगे, सुनेंगे, जब भी आवश्यकता हो इसको आप देखेंगे और लिख भी लेंगे। धन्यवाद बच्चों, मैं अब यहीं पर विराम देता हूँ और ये व्याकरण का आपका अंतिम चैप्टर जो आपका ये मैंने समाप्त किया। ओके, बाय।